अध्याय 161 कोई है जिससे मैं तुम्हें मिलना चाहता हूँ। पैट्रियार्क वू ने अपने पुराने जमाने में मौजूद संचारी ताश को चिड़चिड़े भाव से देखा। फिर, क्या मैं एक दादी की तरह दिखती हूँ? यह आखिरी बार है। अगली बार बेहतर होगा कि आप उसे लेने के लिए स्वयं यहीं रहें। वह हमेशा की तरह एक ही जगह पर जाने से पहले ताबीज पर चिल्लाया। जिनजिंग के रहने वाले क्वार्टर के अंदर दोनों लड़कियां लड़कियों के बारे में घूमती रहती हैं। यह अभी थोड़ा जल्दी है, लेकिन मुझे बच्चे का नाम क्या रखना चाहिए? वह लड़की होगी या लड़का? आप क्या सोचती हैं, बहन मेंगई? जिनजिंग ने जोर से अद्भुत वो को छुट्टी दे दी। जू मेंगे ने अपनी ओर से अप्रत्याशित व्यवहार देखा और उसने मामूली आवाज में कहा, आप मुझसे ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? सबसे पहले, आप कैसे चित्रित करते हैं कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं? क्या आपने केवल एक बार ऐसा नहीं किया था? मैं इस अनुभव तो नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि खेती करने वालों के क्षेत्र में खेती करना नश्वर लोगों की तुलना में बहुत कठिन है, खासकर उन लोगों के लिए जहां खेती का आधार है। ये ठीक रहेगा, वू जिनजिंग ने तीसरे स्वर में कहा। ये सब काम करना चाहता है, मुझे विश्वास है। वह क्लासिक पागल हो गया है। जू मिंगई के मन में पहले से ही इस आदमी के प्रति नफरत थी, जिसने अपने सबसे अच्छे दोस्त की ऐसी हालत कर दी थी। वह सोच रहा था कि क्या उसने अपना ब्रेन वॉश किया है या कुछ और। बहन मेंगई, आपके मन में निकट भविष्य में किसी मित्र का विचार आया है? जिनजिंग के सवाल ने उसे चौंका दिया। बिल्कुल नहीं, मैंने पहले ही अपनी लाइफ कीमिया के दाव को समर्पित कर दिया है। वहाँ कोई भी व्यक्ति नहीं है जो संभवतः मेरे संकल्प को डिगा सकता है। मैं पहले तो यही सोचा था, लेकिन ये मुझसे मिलना पहले था। जिनजिंग वू ने कहा, एक दिन, बिल्कुल मेरी तरह, आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जो इस दुनिया के बारे में आपके पूरे दृष्टिकोण को समझ कर देगा, और आप उसके आकर्षण के आगे अपनी तर्क खो देंगे। इस पर भरोसा मत करो। ऐसा निकट भविष्य में तो नहीं, लेकिन एक दिन जरूर होगा। मेरे बारे में बहुत कुछ हो गया है। मैं यहाँ 5 के बारे में बात करने आया हूँ। क्या फेस पिता के बारे में इसके बारे में कुछ पता है? जू मेंगे ने विषय परिवर्तन की कोशिश की और पूछा। जिनजिंग के चेहरे पर मुस्कान कड़वी हो गई। मैंने उसे अभी तक नहीं बताया है। जू मेंगई ने चकित भाव से उसे देखा। आपने उसे अभी तक नहीं बताया? मुझे नहीं लगता कि आपको इतना बड़ा रहस्य छिपाना चाहिए। उन्होंने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं वास्तव में इसे गुप्त रखने की कोशिश की बात नहीं कर रही हूँ। मेरे पास अभी तक ऐसा करने का समय नहीं है। क्या आपने घोस्ट गर्ल के बारे में सुना है? कथित रूप से अजेय इकाई जो वर्तमान में सभी रियासतों में पैदा हुई है। हालांकि उसने इसे नहीं देखा है, लेकिन बैठक के बाद उसका रंग छोड़ दिया गया है। हमारे बारे में चिंता न करने के लिए देखने के बावजूद वह स्पष्ट रूप से चिंतित है। क्या आप चिंतित नहीं हैं? जू मेंगई ने उससे पूछा। ऐसा लगता है कि इस घोस्ट गर्ल्स के पास निराधार कौशल है जिससे कोई भी बचाव नहीं कर सकता। क्या होगा यदि यह हमारे किसी स्थान पर हमला कर दे? उद्धरण चिन्ह ... मैं यह नहीं कहूंगा कि मैं चिंतित नहीं हूं, लेकिन इस तरह की किसी चीज के बारे में चिंता करने का वास्तव में कोई मतलब नहीं है जब मेरे पिता को भी कुछ पता नहीं है। मुझे लगता है कि तुम ठीक कह रहे हो। अचानक एक तेज आवाज नीले रंग से प्रकट हुई और वू जिनजिंग के कमरे में गूंज उठी। मैं जानता हूं कि आप वहां हैं, 4 सीजन्स अकादमी के प्रमुख शिष्य। ये पैट्रियार्क वू की आवाज थी जो कमरे में गूंज रही थी। वू जिनजिंग ने कड़वी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और कहा, यह अब तक का सबसे तेज हो सकता है। हो, मेरी माँ मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ सकती? मैं पहले से ही स्वर्ग के लिए एक प्रमुख शिष्य हूँ। मैं अंदर आ रहा हूँ। एक बार जब पैट्रियार्क वो कमरे में दाखिल हुआ तो उसने जू मेंगई की ओर देखा और कहा, मुझे पता है कि तुम्हें आना बंद करने के लिए कहना बच्चों को पेशाब करने से रोकने के लिए कहने के समान है, लेकिन जाने से पहले कम से कम अपनी माँ को बता दो। वह इस बार काफी गुस्से में लग रही थी आसपास। मैं आपसे अगली बार मिलूंगा, बहन मेंगई। मैं जितनी जल्दी हो सके वापस आऊंगा। हमने अभी तक उस विषय पर बात नहीं की है। मेरे मन में अभी भी बहुत सारे प्रश्न हैं। जू मेंगई ने 4 सीजन्स अकादमी में लौटने से पहले तुरंत पैट्रियार्क वू का अभिवादन किया, ठीक वैसे ही जैसे कोई किसी और के घर में होता है। एक बार जू मेंगई के चले जाने के बाद पैट्रियार्क वू ने जारी रखा, आप पूरी तरह से इससे बाहर नहीं आए हैं। वह आपकी सबसे ज्यादा सुनती है, इसलिए आपको उसे परेशानी देना बंद करना होगा। वैसे भी मुझे वापस जाना है और... पिताजी, रुको! वू जिनजिंग ने उसे जाने से रोक दिया। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। यह क्या है? जल्दी करो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पैट्रियार्क वू ने उसकी गंभीर अभिव्यक्ति को देखा और आह भरी। फिर उसने एक कुर्सी पकड़ी और उसके सामने बैठ गया। आगे बढ़ो, मैं सब कान हूँ। वू जिनजिंग ने बोलने के लिए अपना मुंह खोलने से पहले एक गहरी सांस ली। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एक बार जब जू मेंगई 4 सीजन्स अकादमी में लौटी तो वह सीधे मैट्रियार्क जू को खोजने के लिए मैट्रियार्क के रहने वाले क्वार्टर में गई। माँ, मैं अब बच्चा नहीं हूँ। आप मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ती? आपने तो यहाँ तक कहा था कि अगर मैं प्रधान शिष्य बन जाऊँ तो अब आप मुझे परेशान नहीं करेंगी।
मैं सिस्टर जिनजिंग के साथ एक महत्वपूर्ण चर्चा कर रहा था। उसने उसे देखते ही उससे शिकायत की। कुलमाता जू ने अपनी दुखी बेटी की ओर देखा और शांत स्वर में बोली, मैंने वास्तव में ऐसे शब्द कहे थे और इसीलिए मैंने उस स्थान पर आपकी पिछली कुछ यात्राओं को नज़रअंदाज कर दिया। हालांकि आज का दिन अलग है। मेरे पास आपसे बात करने के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। उसके चेहरे पर गंभीर भाव देखकर झू मेंगई को अब उतनी नाराजगी महसूस नहीं हुई और उसने कहा, क्या यह उस भूत लड़की के बारे में है जो दुनिया को आतंकित कर रही है? नहीं, यह उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। झू मेंगई ऐसे शब्द से आश्चर्यचकित रह गईं। घोस्ट गर्ल से भी अधिक महत्वपूर्ण कुछ। संभावित रूप से उस इकाई से अधिक महत्वपूर्ण क्या हो सकती है जिसके रूप में दुनिया नष्ट हो सकती है? वहाँ ऐसा कुछ है जिससे मैं चाहता हूँ कि आप मिलें। सही कहा तो एक युवा व्यक्ति। फिर से कहो, तुमने अभी क्या कहा? झू मेंगई ने अविश्वास से भरी गहरी आंखों से उसे देखा। अध्याय 162 इनाम। क्या मैंने आपकी बातों को सही तरीके से सही ढंग से सुना है? आप कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा मुझे वाक्यांश के बारे में भूलकर कीमिया के दांव पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहता रहता है, चाहता है कि मैं किसी से मिलूं। आप इस दुनिया में आखिरी हैं, व्यक्तिगत हैं, रहना। मैं ऐसे शब्दों की उम्मीद करूंगा। झू मेंगई अवाक रह गया। कीमिया के दांव में उसकी राक्षसी प्रतिभा के कारण उसकी माँ मैट्रियक झू उसे लगभग हर दिन याद दिलाती थी कि वह कीमिया पर ध्यान केंद्रित करती थी और कुछ नहीं। फिर भी अचानक उसे किसी युवा व्यक्ति से मिलने के लिए कहा जा रहा है। मुझे पता है कि मैंने वर्षों से क्या कहा है, लेकिन यह अलग है। जब आप कहेंगे तो आप इसे समझ जाएंगे। हास्यास्पद। मैंने मना कर दिया, मैं उन्हें नहीं मिलूंगा। जिनजिंग को ये बताने के तुरंत बाद वो कि वह अपनी लाइफ कीमिया के दाव को समर्पित कर देवी, वह किसी युवा से कैसे मिल सकती है? कुलमाता जू ने अपने मन में सोचा, अय्या, मुझे पता था कि वह ऐसा कुछ कहेगी। मानो मुझे वह कहा जाता है। अगर मुझे सही याद है तो तुम सच में अमर परिसू की सराहना करते हो, है ना? जब झू मेंगई ने अपना जिक्र किया तो उसका बौहेन चढ़ गया। इस दुनिया के कई तरह के लोग, जब से वह अमर परिसूयू से मिली है, वह उसे एक आदर्श के रूप में देख रही है। लेकिन मैट्रियार्क जू ने उसे इस तरह की बातचीत में क्यों झूठ बोला? बड़ी बहन का इससे क्या लेना देना? क्या होगा अगर मैं चौंक जाऊं कि यह लड़का देर तक सो गया है? क्या? झू मेंगई की विभाजित हो गई। मुझे यकीन है कि आपने इस अफवाह के बारे में पहले ही सुना होगा, लेकिन ये युवा बड़ी बहन का बेटा है। झू मेंगई ने जल्दी से कहा। पहले तो उसने अफवाहों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब उसने अपनी माँ को भी उसका जिक्र करते देखा तो ये सच हो गया। संभव। मैंने निश्चित रूप से सोचा था कि नॉ स्प्रिंग हॉल ने अपने ग्राहकों को बढ़ाने के लिए ऐसे अफवाहें फैलाई हैं। ठीक है, मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि वह 100% अमर परी सुयू का बेटा है, लेकिन इसके सच होने की बहुत अधिक संभावना है। ये सुनने के बाद कि इसकी पुष्टि नहीं हुई है, झू मेंगई ने स्पष्ट रूप से अपने विघटन के रिश्ते की शुरुआत की। तो अंत में ये सिर्फ आप ही बक्सा कर रहे हैं? होह, मुझे बेहतर पता होना चाहिए था। बड़ी बहन जैसी खूबसूरत किसी के पास कोई पति नहीं हो सकता, बेटा तो बिल्कुल भी नहीं। आखिरकार इस दुनिया में कोई भी उसका नहीं हो सकता। नहीं है, भूल जाओ इसे। मैं अब भी उसे नहीं मिलूंगा, भले ही वह उसका असली बेटा निकले। मैट्रियार्क झू ने सिद्धार्थ हद से साक्षात्कार करते हुए कहा, असली कारण मैं चाहता हूं कि आप उस मिल में हैं, वह उसकी स्थिति नहीं है। क्या आपने कभी अप्राप्त गुणवत्ता वाली गोल समीक्षा में दोष दिया है? निर्दोष गुणवत्ता, यह महज एक किंवदंती क्यों नहीं है? जाओ मुख्य शिष्य किंग शान को खोजें और पता चले कि यह एक किंवदंती है या नहीं। मैंने उस दिन ये दिखाया था जब तुम मेरी सीजन 4 अकादमी के प्रमुख शिष्य बने थे, लेकिन कीमिया के शिष्य दाव पहले ही उस स्तर पर थे पहुंच चुका है जहां मैं वास्तव में आपको सिखाने के लिए हूं और कुछ नहीं है। शायद किंग शान को देखने के बाद आप कुछ नया सीखेंगे। किंग शान। कुछ और मिनट तक बात करने के बाद झू मेंगई ने किंग शान को फिर से सोचने का फैसला किया कि यह सब क्या है। वरिष्ठ दुल्हन बहन झू, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हालांकि राजा शान को उम्मीद थी कि मात्र प्रधान झू उनके दर्शन देंगे, लेकिन उनके प्रधान शिष्य के भी वहां आने की उम्मीद नहीं थी। मैट्रियार्क ने कहा था कि मैं किसी दोष गुण वाली गोली के बारे में बताता हूँ। मुझे नहीं पता कि वह क्या कर रही है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ आ गया हूँ। उसने अपने इरादे को छुपाए और राजा शान के वहां होने का कारण बताया। तो आप भी उसके लिए यहाँ हैं। आपके उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जब किंग शान ने अपनी अंगूठी की खोज शुरू की तो झू मेंगई ने चमत्कारिक रूप से अपनी अंगूठी को ऊपर उठाया। संभवतः दोषरहित गुणवत्ता वाली गोली नहीं मिल सकती थी, है ना? वह मन ही मन चमत्कारी हुई। कुछ सेकंड बाद किंग शान ने भारी सुरक्षा वाली गोल की बोतल को पुनः प्राप्त किया और झू मेंगई को दिखाया। मैं असंभव, ये एक गोली है। जब झू मेंगई ने गोले का निरीक्षण किया तो उसका ऑक्सान लगभग बाहर निकल आया। कोई गोल इतना उत्तम, इतना दोषरहित कैसे हो सकता है? तुम्हें ये गोली कहाँ से मिली? झू मेंगई ने जोर से सांस लेते हुए लोगों से पूछा।
यह उनके हमारे प्रतिष्ठित समकक्ष ने मुझे दिया था। मैं उनके खिलाफ एक मैच में बुरी तरह हार गया था और बाद में उन्होंने मुझसे ये कहा, मुझे बताओ और मुझे सब कुछ बताओ। दोषरहित गुणवत्ता वाली गोली देखने के बाद झू मिंगई और अधिक उत्सुकता। उसकी नज़र में ये गोल इस दुनिया के सभी कीमिया मास्टर्स के लिए एक नई दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है, उनके लिए प्रयास करने और समझने की एक नई सीमा। किंग शान ने सिर हिलाया और लेक्चर हॉल में हुई घटनाओं को याद करना शुरू कर दिया। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। झू मिंगई पूरी कहानी के दौरान शांति रही और एक बार राजा शान के समाप्त होने के बाद झू मिंगई मात्र प्रधान झू के पक्ष में लौट आई। यह जवान आदमी, वह कहाँ है? कुलमाता झू ने आत्मसंतुष्ट दृष्टि से अपनी ओर देखा और उसने कहा, यह क्या है? मुझे लगा कि आपने कहा था। मैं जानता हूं कि मैंने क्या कहा, लेकिन यह अलग है। मैं इसे अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। कीमिया का दाव। मैट्रियार्क झू ने कहा, मैं आपसे उसे बहकाने या ऐसा कुछ करने के लिए नहीं सोच रही हूं। मुझे केवल आशा है कि आप कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि वह यहाँ लंबे समय तक नहीं टिकेगी। फिर उसने झू मिंगई को सुयांग के रहने वाले क्वार्टर का स्थान बताया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सुयांग के कमरे के अंदर शब्द वाले कागज हर जगह बिखरे हुए थे। जियो रोन कल रात से ईमानदारी से मानवीय भाषा सीख रहा था। हालांकि इस तरह के व्यवहार में एक पकड़ थी। देखो, मैंने इसे भी पूरा कर लिया। जियो रोन ने उसे अपने सीखने के परिणाम दिखाते हुए कहा। सुयांग ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे देखने दो। ये पुष्टि करने के बाद कि उसने पेपर के सभी प्रश्नों का सही उत्तर दिया है, सुयांग ने अपना हाथ उठाया और अपनी कुछ गहरी क्यूई को अपनी उंगलियों पर निर्देशित किया। बहुत अच्छा, ये रहा आपका इनाम। सुयांग की उंगलियों को देखकर जियो रोन की आंखें उत्साह से चमक उठीं, जिनसे आकर्षक गंध आ रही थी। फिर उसने अपना मुंह खोला जिसमें से पहले से ही लार टपक रही थी और उसकी उंगलियों को चाटकर साफ करना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह कई दिनों से भूखी हो। अध्याय 163। इसे एक बार और करो। सुयांग ने फ्लैट में सेंध लगाई और जियो रोंगली ने आक्रामक अंदाज में अपनी उंगलियों से चोंच मारी। ऐसा लग रहा था जैसे वह हड्डियों को उभारकर मांस की क्रीड़ा की कोशिश कर रही हो। क्या आप इसे और अधिक सुंदर ढंग से नहीं कर सकते? उसने अचानक ही कहा। खूबसूरती से? वह क्या है? उन्होंने पूरी अभिव्यक्ति के साथ जवाब दिया। इसका मतलब है खूबसूरत तरीके से कुछ करना, कुछ ऐसा जिसे देखना आर्टिकल्स को अच्छा लगे। जो आप कर रहे हैं उसके विपरीत। जियो रोंग समझ में नहीं आता, उसने कहा और एक जंगली जानवर की तरह का गाना जारी किया। सुयांग ने कहा, मुझे अपना हाथ दो, मैं हथियार दिखाऊंगा। उसे लगा कि इस बिल्ली को कुछ सिखाने का सबसे तेज तरीका उसे सीधे दिखाना होगा, इसलिए उसे प्राकृतिक सिखाने का एकमात्र तरीका होगा। जियो रोंग ने अपने बच्चे पर कोई सवाल नहीं उठाया और अपने छोटे और कोमल दिखने वाले हाथ की सर्जरी पर ध्यान दिया। ध्यान से देखो, क्योंकि बेकार होने का यही मतलब है। जैसे ही उसने ये शब्द कहा, सुयांग ने धीरे धीरे अपने हाथ की ओर इशारा किया। फिर उसने अपने मुंह से बोला और अपने चिकने टुकड़ों को बड़ी शालीता से चाटा। अपने टुकड़ों को ऐसे चाटा मानो वे इस दुनिया का सबसे स्वादिष्ट खजाना है। सुयांग की जीभ द्वारा उंगलियों को हिलाने की झुंझुनी की भावना ने जियो रोंग को अपनी उंगलियों से जीभ बंद कर दिया और चेहरे के साथ उसकी अभिव्यक्ति को देखने लगा। उसे नहीं पता था कि उसके दिल में ये भावना क्या थी, लेकिन उसके शरीर में खून की तीव्रता से गर्मी हो रही थी, जिससे उसे उस पर झपटने की अप्राकृतिक इच्छा महसूस हो रही थी। हालांकि उसने इस आग्रह का विरोध किया और अपनी लगभग चकाचौंध आंखों से उसे ढूंढ रही थी। अब समझे, इससे पहले कि उन्हें पता चले, सुयांग ने अपना छोटा सा प्रदर्शन पहले ही पूरा कर लिया था। जियो रोंग अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। एक बार और, इसे एक बार और करो, उसने चमकती हुई आंखों से पूछा। यदि आप अगली 5 पुस्तकें पूरी तरह से कर सके तो मैं उस पर विचार करूंगा। सुयांग ने अपने बगल में कागजों के ढेर की ओर इशारा किया। जियो रोंग ने उत्साह से सिर हिलाया और स्ट्रॉबेरी निकाली। कुछ समय बाद, जैसे ही जियो रोंग ने तीसरी किताब आउटडोर का दरवाजा खटखटाया, सुयांग ने जो कुछ भी कर रहा था उसे रोक दिया और दरवाजे की ओर चल दिया। जब वह दरवाज़ा खुला तो बाहर एक खूबसूरत महिला ने उसका स्वागत किया, जिससे एक तेज बूटी की सुगंध आ रही थी जो उसके नाक में घुस गई। हालांकि ये सुगंध नाक के लिए बढ़िया नहीं थी, इसके बजाय इससे उसे सामान्य से अधिक आराम महसूस हुआ। तुम कौन हो सकते हो? सुयांग ने उनसे पूछा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। झू मिंगे ने सात्विक भाव से सुयांग की ओर देखा। हालांकि राजा शान से सुना था कि वह एक सुंदर लड़की थी, वह इतनी आकर्षक होने की उम्मीद नहीं करती थी और वास्तव में उसे थोड़ा चौंका दिया। हेलो, मैं यहाँ की प्राइमोन शिष्य हूँ, झू मिंगई। वह अनिश्चित शैली में अपना परिचय दिया, लगभग अपनी जीभ का इस्तेमाल किया। सुयांग अपनी स्थिति के बारे में जानने के बावजूद उदासीन बनी रही और उसने कहा, और मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, प्रधान शिष्य? मैंने आपके और किंग शान के बीच मैच के बारे में सुना है, इसलिए मैंने ये देखने के लिए यहाँ आने का फैसला किया कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं। क्या ऐसा है?
ये देखकर कि कैसे सुयांग पहले से ही उसमें रुचि खो रही थी, झू मेंगई ने झट से कहा, मेरे यहाँ आने का एक और कारण भी है। मेरी माँ, इस संप्रदाय की कुलमाता, ने मुझे आपसे कीमिया के बारे में एक या दो चीजें सीखने के लिए यहाँ भेजा था। हो, आप कुलमाता की बेटी हैं? झू मेंगई ने तुरंत सिर हिलाया। और वह चाहती है कि मैं तुम्हें कीमिया सिखाऊं। उसने फिर सिर हिलाया। मैं स्थिति को समझता हूँ, लेकिन मैं आपको पढ़ाने में अपना समय क्यों बर्बाद करूँ? झू मेंगई ने चौड़ी आंखों से उसकी ओर देखा। लेकिन मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि मैं तुमसे मिलने आऊँ। सुयांग ने भौहें उठाईं और आगे कहा, मुझे नहीं पता कि उसने तुमसे क्या कहा, लेकिन मैं ऐसी किसी बात पर सहमत नहीं थी, नहीं यह हमारे समझौते का हिस्सा था। तुमने नहीं किया। झू मेंगई चकित थी। यदि उसने जो कहा वह सच था तो उसकी माँ ने उसे पहले यहाँ क्यों भेजा? सिर्फ इसलिए ताकि वह खुद को मूर्ख बना सके और चेहरा खो सके। स्थिति से कुछ हद तक शर्मिंदा महसूस करते हुए उसने कहा, मुझे क्षमा करें। मैंने सोचा कि यह कुछ ऐसा है जो मेरी माँ ने पहले से ही व्यवस्थित किया था, इसलिए मैं इसके बारे में सोचे बिना यहाँ आ गई। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सुयांग ने उसे चुपचाप देखा और एक पल के बाद जैसे ही वह जाने के लिए तैयार हुई, उसने कहा, हालांकि मैंने कहा था कि इससे केवल मेरा समय बर्बाद होगा, मेरे पास अगले कुछ दिनों के लिए बर्बाद करने के लिए बहुत समय है। सच में? झू मेंगई ने आशा भरी निगाहों से उसकी ओर देखा। सुयांग ने सिर हिलाया। जियो रोंग को व्याख्यान देने और अकेले खेती करने के अलावा उसके पास और कुछ भी योजना नहीं थी, इसलिए वह उसकी मदद करके अगले कुछ दिन तेजी से गुजार सकता था। उन्होंने कहा, पृथ्वी उन्नति गोली के लिए एक कड़ाही और पर्याप्त सामग्री के साथ वापस आएं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उसकी बातें सुनकर झू मेंगई की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। क्या उसने अर्थ एडवांसमेंट पिल को संयोग से चुना या उसने इसे इसलिए चुना क्योंकि वह किसी तरह जानता था कि उसे इस गोली से समस्या हो रही थी? मेरे पास पहले से ही एक कड़ाही है। सामग्री भी, उसने कहा। कितना सुविधाजनक। सुयांग मुस्कुराया और उसने जारी रखा, थोड़ा यहीं रुको। फिर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और अपने कमरे में वापस चला गया। जियो रोंग, हम आज पाठ के साथ यहीं रुकेंगे। जियो रोंग ने 5वीं स्क्रॉल नीचे रखते हुए असंतोष व्यक्त किया। लेकिन मैं लगभग खत्म हो चुका हूँ। सुयांग ने मुस्कुराते हुए कहा, आप अपने आप जारी रख सकते हैं, लेकिन मेरे पास आज व्याख्यान देने के लिए कोई और है। मैं अपना काम पूरा करने के बाद आपको पुरस्कृत करूंगा। सचमुच? ठीक है। जियो रोंग को अब ऐसा नहीं लग रहा था कि वह गुस्सा करने वाली है और पढ़ाई के लिए वापस चली गई। उन्होंने कहा, और जब तक मैं वापस न आऊं, इस कमरे से बाहर मत जाना। ठीक है। एक बार जब उसने उसे कमरे में रहने के लिए मना लिया तो सुयांग झू मेंगई से मिलने के लिए वापस बाहर चली गई। क्या हम इस घर में काल्ड्रॉन रूम का उपयोग कर सकते हैं? उसने उससे पूछा। सुयांग ने सिर हिलाया और उसे घर में आने की अनुमति दी। अध्याय 164 नीला लपटें। काल्ड्रॉन रूम विशेष रूप से कीमिया मास्टर्स के लिए एक ऐसी जगह बनाई गई है जहां वे अपने रहने वाले क्वार्टर में गोलमाल समय पर रुक सकते हैं या दोस्तों का ध्यान भटकाने की चिंता के बिना उपयोग कर सकते हैं। यह एक स्थापित स्थान है जो अल्कमी मास्टर्स को जब पिरामिड गोलियां बनाने की अनुमति देता है, और एक संप्रदाय के रूप में जो अल्कमी में विशेषज्ञता है, हर घर में कम से कम एक काल्ड्रॉन कक्ष होता है। पटाखों के कमरों को विशेष गोदामों के साथ भी लागू किया जाता है ताकि शिष्यों को पूरे घर में नष्ट करने की चिंता न हो अगर वे गलती से अपने टुकड़ों में विस्फोट कर देते हैं, जो अक्सर होता है, खासकर बाहरी अदालतों में। सुयांग के रहने वाले क्वार्टर के अंदर मंद रोशनी वाले ही कढ़ियां वाले कमरे के अंदर झू मेंगई के सामने एक सुंदर कढ़ी के साथ एक बड़ा खाली कमरा था जो बीच में था, पूरी तरह से चारों ओर और जटिल डिजाइन के साथ। क्रैकी ने यह आभास दिया कि यह किसी विशेषज्ञ का प्राचीन काल से अनुभव है। कच्चे ही का आकार लगभग गहरा ही लंबा था। छोटी झू मेंगई का खुद का घर था और यह इतना बड़ा था कि एक वयस्क बिना किसी समस्या के इसमें समा सकता था। लेक्चर हॉल में उपयोग के बारे में जानने वाली सामान्य क्रैडी की तुलना में खरी क्रैडी को विलासिता माना जा सकता है। सुयांग उससे कुछ मीटर की दूरी पर खड़ी थी और जब उसने अपना रोल वापस ही ले लिया तो उसने कहा, आगे बढ़ो और अभी मेरे लिए एक अर्थ एडवांसमेंट पिल बनाओ। मैं किसी भी चीज़ से पहले फी कीमिया के दाव के लेवल को देख सकता हूँ, मापना चाहता हूँ। मैं गायब हूँ। झू मेंगई ने अपनी स्टोरेज रिंग से अर्थ एडवांसमेंट पिल के लिए सामग्री प्राप्त की और कुल 108 अलग अलग स्वाद बूटियां निकालीं। एक गहरी सांस लेते हुए उसकी अभिव्यक्ति अचानक गंभीर हो गई और उसका हाथ तेजी से चलने लगा और वह ऊर्जा का निरीक्षण उस गति से शुरू कर दिया जो कि किंगशान और सुयांग के मैच से कई गुना तेज था। कुछ ही मिनट बाद झू मेंगई ने पीसने की प्रक्रिया शुरू की और बाकी 1 घंटे के अंदर 108 हॉट हिबनेस में से हर एक को पूरी तरह से पीस लिया गया। उनकी गतिविधियां सहज और रक्षात्मक थीं और उन्होंने पूरी प्रक्रिया के दौरान एक बार भी हिलना बंद नहीं किया, इतनी तेजी से तैयारी की कि इस दुनिया में कोई भी कीमिया मास्टर अवाक रह जाएगा। यहाँ तक कि सुयांग भी उसकी गति से प्रभावित हुए बिना नहीं रह गई।
जबकि उसकी गति वास्तव में उसकी दृष्टि में कुछ खास नहीं है। वह उसकी तुलना अपनी दुनिया के कीमिया मास्टर्स से नहीं करती है, और इस हीन दुनिया के किसी व्यक्ति के रूप में उसकी कर्तव्य वास्तव में काफ़ी आश्चर्यजनक थी। तो प्रधान शिष्य के रूप में उनकी डिग्री सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि उनकी माँ कुलमाता हैं। हो तैयारी पूरी करने के बाद झू मेंगई ने अपनी गहनता क्यूई और तकनीक से उत्पन्न आग के लैपटॉप से तैयार को गर्म करने के लिए आगे बढ़ाया। ओह, सू यांग ने अपनी आग की लपटों का रंग देखकर फिर से शुरू कर दिया। वे सामान्य जैविक पीले या लाल नहीं थे। इसके बजाय यह एक चमकदार नीला रंग था जो साफ आकाश या साफ समुद्र जैसा दिखता था। अज़्योर फ्लेम्स। वह वास्तव में अज़्योर फ्लेम्स की खेती में सफल रही। दिलचस्प, उसने मन में सोचा। आमतौर पर कल्टीवेटर कीमिया लपटें बनाने की क्षमता के साथ पैदा नहीं होते हैं, लेकिन उन्हें विशेष रूप से कीमिया बनाने के लिए उपयोग किया जाता है और उन्हें कीमिया लपटें बनाने के लिए विशिष्ट कौशल पर असंतुलित रखा जाता है। जहां तक लोगों की बात है कि जो खास तकनीक के बिना कीमिया लैपटॉप बनाने की क्षमता के साथ पैदा हुए हैं, उनके पास अनोखे कीमिया लैपटॉप के साथ पैदा होने का मौका है, जैसे कि अज़्योर फ्लेम जो वर्तमान में झू मेंगई द्वारा उपयोग किया जाता है। ये भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि अल्कमी फ्लेम की तुलना करने वाले वैज्ञानिकों द्वारा उपयोग की जाने वाली सामान्य अग्नि तकनीकों का उपयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ऐसे लैपटे प्रकृति में बहुत प्रभावशाली हैं और गोलों को जलाए बिना की विशेषताओं में की प्रतिभाओं को विकसित किया जा सकता है। नहीं लिखा है। हालांकि सभी कीमिया मास्टर्स इन अनोखे लैपटॉप को एक अच्छी चीज़ के रूप में नहीं देखा जाता है, क्योंकि नियंत्रण करना आमतौर पर बेहद कठिन होता है, मास्टर करना तो दूर की बात है। दरअसल कुछ कीमिया मास्टर ऐसे लैपटॉप को एक अभिशाप के रूप में भी देखते हैं, और जैसे ही उन्हें पता चलता है कि उनके पास ऐसे लैपटॉप हैं, वे कीमिया मास्टर के रूप में अपना शौक छोड़ गए। जहां तक झू मेंगई का सवाल है, उसे उम्मीद है कि वह एक की मदद से अपने सबसे अच्छे अल्कमी मास्टर्स में से एक को नहीं छोड़ेगी। मैट्रियार्क झू ने अपने लिए अनोखे अज़्योर फ्लेम्स को दुनिया में पूरी तरह से हासिल कर लिया। उन्होंने रेस्तरां के तापमान को आसानी से नियंत्रित कर लिया। कुछ ही मिनटों में क्रैकी ही गोलियां बनाने के लिए उपयोग करने के लिए तैयार हो गई। एक बार कढ़ाई सही तापमान पर थी, झू मेंगई ने एक समय में 2 हड्डियों को कढ़ाई में डाला, कुछ ऐसा कि सबसे प्रिय विशेषज्ञ भी मध्यम श्रेणी की संभावनाओं के लिए प्रयास करने की हिम्मत नहीं करते थे। बहुत कम से एक अर्थोन्नति पिल की तो बात ही छोड़ दो। इस दुनिया में स्वर्ग ग्रेड की गोलियां उपलब्ध हैं। हालांकि यह उसकी तेज गति का अंत था और सू यांग के लिए एक लंबी और उबड़-खाबड़ राह की शुरुआत थी। अगले 5 घंटे तक सू यांग झू मेंगई और उस गोल को गोल करती रही जो कढ़ाई में मुश्किल से बढ़ रही थी। उसने प्रयास किया कि उसने ध्यान बंद कर दिया और सो गया। 3 घंटे बाद अचानक तूफान आया और कैल्ड्रॉन कक्ष के अंदर एक विस्फोट हुआ। बूम! सू यांग ने तुरंत अपनी अत्यधिक योग्यताएं और अपनी वस्तुएं वापस ले लीं, जिससे कढ़ी में विस्फोट के कारण उड़ने वाले प्रयास से अपने शरीर को बचाने के लिए अपने चारों ओर एक अवरोधक पैदा कर लिया। खांसी खांसी, तुम ठीक हो? झू मेंगे ने कमरे में सबसे काले पत्थर से खांसते हुए उसे बुलाया। उसकी आवाज़ चिंता से भरी थी। विस्फोट के कुछ सेकंड बाद कमरे ने अपने कुछ अनुष्ठान तंत्रों में से एक को सक्रिय कर दिया और कमरे से धुआं निकालना शुरू कर दिया। एक बार जब स्मोक खत्म हो गया तो झू मेंगई अंततः सू यांग की चोटी को स्पष्ट रूप से देख पाए। उसे सुरक्षित देखकर राहत मिली और वह एक गहरी आह भरी। हालांकि सू यांग के खूबसूरत चेहरे शिकन को देखकर उनका रंग परिवर्तन सामने आया। उसने अपनी आंखों में देखा कि जो अच्छा प्रभाव उस पर जमा हुआ था वह उसका अनमोल क्रेड ही के साथ लुप्त हो गया था। मुझे क्षमा करें, आप आज के लिए जा सकते हैं, सू यांग ने अचानक कहा, जिससे झू मेंगई का दिल बैठ गया। हालांकि उसके अगले शब्दों ने उसकी उदासी को दूर कर दिया और उसे आश्चर्यचकित कर दिया। कल एक और कढ़ाई और अधिक सामग्री के साथ वापस आएं। हाँ, कल की तैयारी के लिए जाने से पहले उसने तुरंत उत्तर दिया। अध्याय 165 एक और भी बेहतर इनाम। आमतौर पर जब एक क्रैकी फटती है तो ये प्रोफाउंड क्यूई की एक शॉकवेव भेजी जाती है जो एक निश्चित दूरी के भीतर किसी को भी चकित कर देती है, जिससे वे प्रतिक्रिया करने में अचूक हो जाते हैं और 1 सेकंड के लिए सटीक हो जाते हैं, और दुर्लभ रेनॉल्ड्स में यहाँ तक कि लोगों को भी समझाते हैं। यदि अनुभव है तो क्रेडी के पीछे कीमिया मास्टर 1 मिलीसेकंड बहुत देर से प्रतिक्रिया कर सकता है और गंभीर छात्र प्राप्त कर सकता है। कभी कभी उनके टैब में एक कील भी ठोकी जा सकती है। सू यांग ने चेहरे पर मुस्कान के साथ मसाला पर प्लास्टर के जन्मदिन को देखा। अपने मित्र के साथ समसामयिक समय सीमा के बाद, जो कीमिया में गहराई से जाना जाता है, के बावजूद कभी कभी क्रैकी टूट जाता है। अंततः वह इसके कारण होने वाले उद्यम से प्रतिरक्षित हो गया और वह पूरी तरह से अपनी रुचि से उन पर प्रतिक्रिया करना सीखता है लिया। सू यांग ने अपनी मंजिलें बुलाईं और बिक्री पर लगाए गए प्लास्टिक के टुकड़े एक कोने में चले गए और कल उन्हें साफ करने के लिए झू मेंगई के पास छोड़ दिया। झू मेंगई ने आज अपना अनुभव साझा करने और सू यांग के स्थान से प्रस्थान करने के बाद सीधे मात्र प्रधान झू से मिलने के लिए शिकायत की। तुमने मुझे नहीं बताया कि उसने मुझे अनुयायियों के लिए कभी नहीं बताया। मैंने आज खुद को लगभग मूर्ख बना लिया है, उसने स्वर में चिड़चिड़े कहा। लेकिन अंत में आप फिर भी उसे सिखाने में सफल रहे, है ना?
कुलमाता जू लगभग जोर से हंसने लगी। यहाँ वह व्युत्पत्ति नहीं है। छोटी छोटी बातें पर सोच मत हो। कम से कम वह प्रशिक्षण को तैयार है। हम्फ, जू मेंगे ने एकजुट आवाज में कहा। वैसे भी ये कैसा था? आपकी कुछ पाठ्य पुस्तकें क्या थीं? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। आज मैंने जो कुछ किया वह पृथ्वी विकास का गोल बनाने का प्रयास था। अर्थ एडवांसमेंट पिल। क्या आपने ये पिल चॉइस या? उसने इसे मेरे लिए चुनने के लिए कहा और यह उसकी पहली पसंद थी। ये निगलना नहीं कि उसने भी नहीं किया, लगभग वैसा ही जैसा उसने बताया था कि मुझे वह गोल की मदद की सबसे अधिक डूबना है। दिलचस्प, कुलमाता जू ने बहस मन ही मन सोचा। परिणाम क्या रहे? क्या ये कम से कम ठीक से सामने आया? यह उड़ गया। उनकी बातें सुनकर कुलमाता जू की आंखें टूट गईं। उनके दिल को बुरा लग रहा था। मेरी गलती की और पकी ही फट गई। आप दुर्घटना के बारे में दर्शन के बाद मात्र प्रधान जू वास्तुशिल्प से उठे। अगर वह है तो मैं स्वर्ग की प्रार्थना खाता हूँ। वह ठीक है। घायल होने के बारे में भूल जाओ, उसके कपड़े पर एक जबरदस्तक नहीं था। क्या ऐसा है? ये सुनकर कुलमाता जू ने राहत की सांस ली कि सू यान को कोई नुकसान नहीं हुआ और वह वापस चली गई। ये केवल उनके लिए ही नहीं बल्कि पूरे संप्रदाय के लिए उन्हें काफी विनाशकारी होगा यदि उनके किसी शिष्य, उनके प्रधान शिष्य, के कारण क्षति हुई हो। वैसे भी उसने मुझे कल वापस जाने के लिए कहा था और मैं यहाँ हूँ क्योंकि मुझे एक नई कड़ाही की बर्बादी है, क्योंकि मेरी पुरानी रोटी के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। आप यह 8वीं कड़ाही है जिसे आपने इस साल पहले ही तोड़ दिया है। क्या आपको लगता है कि मेरे पास उस गुणवत्ता वाले कड़ाही की असीमित आपूर्ति है? आप न केवल कीमिया में प्रतिभाशाली हैं बल्कि कड़ाही को नष्ट करने में भी प्रतिभाशाली हैं। गलतियां होती हैं, उसने लापरवाही से कहा। मातसत्ता जू के स्वर को सुनने के बाद उसके माथे पर नसें उभर आईं। ऐसा लग रहा था जैसे वह कम परवाह नहीं कर सकती। हालांकि उसकी नाराजगी की परवाह किए बिना मात्र प्रधान जू ने फिर भी उसके लिए एक नया कड़ाही लाया। गलत मत समझो, यदि हमारे मेहमान नहीं होते तो मैं ऐसा नहीं कर रहा होता। जू मेंगई ने खुशी खुशी अपना नया कड़ाही स्वीकार कर लिया। मैं तुम्हें कल फिर से अपडेट करूंगा, उसने जाने से पहले उससे कहा। यदि आप एक नई कड़ाही की तलाश में हैं तो वापस आने की जहमत न उठाएं क्योंकि यह आपकी आखिरी कड़ाही होगी। जैसे ही वह वहां से निकली, मात्र प्रधान जू की आवाज उसकी पीठ से जोर से गूंजी। जब सू यान काल्ड्रॉन रूम से निकलकर अपने कमरे में लौटा तो अपने कमरे के अंदर का दृश्य देखकर वह बहुत आश्चर्यचकित हुआ। मास्टर, मेरा सारा स्क्रॉल खत्म हो गया। अब मुझे इनाम दो। जियो रोंग उसकी वापसी से खुशी से उछल पड़ा। सू यान को यकीन था कि उसे अकेला छोड़ने से पहले उसके पास कम से कम 100 स्क्रॉल तैयार थे, जिसमें पूरे दिन के लिए पर्याप्त सामग्री थी। फिर भी 8 छोटे घंटों में वह उन सभी को खत्म करने में कामयाब रही। ये पुष्टि करने के बाद कि उसने वास्तव में सभी 100 स्क्रॉल पूरे कर लिए हैं, सू यान ने कहा, ठीक है, मैं अब तुम्हें तुम्हारा इनाम दूंगी। हालांकि जब जियो रोंग ने देखा कि वह उसे केवल अपनी उंगली चूसने दे रहा है तो उसने अपना सिर हिलाया और अपना हाथ उठाया और कहा, मुझे यह इनाम चाहिए। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। पराजित मुस्कान के साथ सू यान ने आह भरते हुए कहा, ठीक है, मैंने कहा था कि मैं इसे आपका इनाम मानूंगा। फिर सू यान उसके पास आई और उसका छोटा सा हाथ पकड़ लिया। चूंकि तुमने अपनी पढ़ाई में बहुत मेहनत की है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी उंगली चाटने से भी बेहतर इनाम दूंगा। जैसे ही उसने उन शब्दों को कहना समाप्त किया, उसने अपना मुंह खोला और अपनी जीभ की नोक से जियो रोंग की हथेली को छुआ, जहां वह अपनी गहरी क्यूई पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। फिर बमुश्किल किसी भी ताकत का उपयोग करते हुए उसने धीरे से अपनी जीभ को उसकी बांह पर घुमाया, अपनी जीभ को उसकी चिकनी त्वचा पर तब तक सहलाता रहा जब तक कि वह उसकी गर्दन तक नहीं पहुंच गया। नए अनुभव से जियो रोंग का शरीर कांप उठा और वह अपने पूरे शरीर में, विशेषकर अपने पैरों के आसपास के क्षेत्र में झुनझुनी महसूस कर सकती थी। हालांकि वह उत्तेजना की भावना को नहीं समझती थी, लेकिन वह समझती थी कि यह एक सुखद एहसास था और वह इस भावना का और अधिक अनुभव करना चाहती थी। म्याऊं, जियो रोंग ने इस सब के बीच एक खुशी भरी चीख निकाली। यदि वह अपनी बिल्ली के रूप में होती तो उसके सारे रोएं अभी स्याही के कांटों की तरह सीधे खड़े होते। हालांकि सू यान तब नहीं रुका जब उसकी जीभ उसकी गर्दन तक पहुंच गई और उसके कान के पास पहुंच गई। जैसे ही जियो रोंग ने सू यान को अपने कानों को कुतरते हुए महसूस किया, उसके सिर पर बिल्ली के चांदी के कानों की एक जोड़ी दिखाई दी और यहाँ तक कि उसकी बिल्ली की पूंछ भी उसके बट की दरार के ठीक ऊपर वाले स्थान पर उभर आई। उसका अपरिपक्व दिमाग अपने मानवीय स्वरूप को ठीक से बनाए रखने के लिए एक साथ बहुत सी चीजों का अनुभव कर रहा था और एक ही पल के बाद जियो रोंग वापस एक बिल्ली में बदल गया। सू यान ने मुस्कुराते हुए अपनी गोद में बैठी चांदी की बिल्ली को देखा और सोचा कि क्या वह उसे चिढ़ाते हुए बहुत आगे बढ़ गया है। म्याऊं, जियो रोंग ने अत्यधिक आराम महसूस करने के कारण सू यान की गोद में सो जाने से पहले खुशी की एक और चीख निकाली और उसके चेहरे पर एक शांतिपूर्ण मुस्कान थी। अध्याय 166। क्या मेरे नाम में कुछ गड़बड़ है? जू मेंगई अपने चेहरे पर उत्सुकता के भाव के साथ सुबह सुबह अपने रहने वाले क्वार्टर से निकल गईं।
इसके बाद वह सेंट्रल कोर्ट से आया, जहां सभी प्रमुख शिष्य रहते थे, और सीधे सुयांग के रहने वाले क्वार्टर में चले गए, जो सेंट्रल कोर्ट के नज़दीक था लेकिन फिर भी भीतरी कोर्ट के अंदर था। अपने निवास वाले क्वार्टर में सुयांग ने उसे और सूरज को देखा जो मुश्किल से क्षितिज में झांक रहा था। ये लड़की किस तरह कुछ सीखना चाहती थी। नमस्ते, मैं यहाँ हूँ, जू मेंगई ने कहा कि जब सुयांग ने कई सेकंड बाद भी बात नहीं की। मैं देख सकता हूँ कि सुयांग ने अपना सिर हिलाया और आगे कहा, कॉलेड्रॉन रूम में जाओ और कल जो मोटा हो गया था उसे साफ करो, मैं जल्द ही वहां पहुंचूंगा। जू मेंगई को नहीं पता था कि इन शब्दों पर कैसे प्रतिक्रिया होनी चाहिए। ये पहली बार है जब उसे कॉलेड्रॉन रूम की सफाई के लिए कहा गया है। उसके पास अपने स्वयं के नौकर होते हैं जो जब भी उसका काम पूरा हो जाता है तो उसके लिए कॉलेड्रॉन रूम को साफ कर देता है। वह वास्तव में अपने शरीर के अलावा कभी भी कुछ भी साफ नहीं करता है। हालांकि वह मन करने की स्थिति में नहीं थी, क्योंकि सबसे पहले वह ही मानसिक स्थिति में थी। एक बार जब वह कॉलेड्रॉन कक्ष में प्रवेश करने गया तो जू मेंगई ने कमरे के कोने में बड़े कैरिने से रखी हुई विचारधारा को अपने भंडार में रख लिया, चालों में से एक में स्थानांतरण करने के लिए अपने प्रोफाउंड क्यूई का उपयोग किया। उसने इस तरह के उद्देश्य के लिए अपनी बहुमूल्य भंडार रिंग का उपयोग करने की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन अफसोस यह उसके लिए सबसे अधिक प्रशंसनीय होगा। कुछ मिनट बाद, अपना चेहरा धोने के बाद, सुयांग ने क्रैकी रूम में प्रवेश किया, जहां जू मेंगई उसके सामने पहली बार से ही नई ब्रेड ही के साथ थी। सबसे पहली बात, मुझे अपनी कीमिया लपटें दिखाओ। जू मेंगई ने हिलाया सिरिया और अपनी हथेली का इस्तेमाल किया, जिससे तरबूज के आकार की डबा लौ की एक गेंद बन गई। सुयांग उसके पास आई और गहराई लौ को गौर से देखने लगी। कुछ क्षण बाद उन्होंने कहा, किसी भी व्यक्ति के लिए आपके स्तर पर आपका नियंत्रण बहुत अच्छा है। हालांकि इसके बावजूद आप कल कढ़ी को प्रमाणित कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों हुआ? एक पैनल के विचार के बाद उसने उत्तर दिया, मुझे गोली ठीक से समझ में नहीं आई। वह ऐसी आवाज़ में बोली थी जिसमें सामान की कमी थी। आप गलत नहीं हैं, लेकिन एक और कारण यह है कि आप इतने लंबे समय तक अर्थ उन्नति के लिए प्रयास कर रहे हैं। मुझे ये पता था, इसलिए आपने अर्थ एडवांसमेंट पिल को संयोग से नहीं चुना। आप कैसे बता सकते हैं कि मैं विशेष रूप से इस गोल से संघर्ष कर रहा हूँ? बस एक असली चीज़ है, उन्होंने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा। वैसे भी अभिनव प्रयास के बावजूद आप इसका वास्तविक कारण क्यों नहीं बनाते, क्योंकि आपने गलत तकनीक विकसित की है। क्या कहा? जू मेंगई ने कहा, आपका अधूरा विश्वास भर गया। वह कह रहा है कि उसने गलत तकनीक का अध्ययन किया था। असंभव। उनकी माँ मैट्रियार्क जू ने भी उनके जैसी ही तकनीक अपनाई, लेकिन उन्हें अपनी समस्या नहीं है। मुझे खत्म करते हैं, सुयांग ने आगे कहा, आपने जो तकनीक विकसित की है उसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन यह आपकी अनूठी कीमिया फ्लेम्स के अनुकूल नहीं है। अगर कुछ भी है तो यह वास्तव में आपको आपकी पूरी क्षमता से रोक रहा है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। जू मेंगई अब तक पूरी तरह से अवाक थी। यदि उसने जो कहा वह सच है, तो उसे वास्तव में फोर सीजन्स अकादमी में उपलब्ध सर्वोत्तम कीमिया तकनीकों में से एक द्वारा रोका जा रहा है। अगर आप जो कह रहे हैं वह सच है, तो मैं इस तकनीक को कैसे खोजूंगा? एक जो मेरी कीमिया फ्लेम्स से मेल खाती है। शुरुआत से खेती करना तो दूर की बात है, मेरे फ्लेम नियंत्रण की वर्तमान स्थिति में लौटने में कई साल लगेंगे। अपनी आंखें बंद करो और अपना सिर मेरी ओर झुकाओ, सुयांग ने अचानक कहा। उसके अचानक अनुरोध से अचंभित होकर जू मेंगई शर्मा गई। आप क्या करने जा रहे हैं? उसने पूछा। तुम्हें सीखना है या नहीं? सुयांग ने आह भरी। मैं इसे करूंगा। जू मेंगई ने अब उससे कोई सवाल नहीं किया और अपनी आंखें बंद कर लीं, यहाँ तक कि धीरे से अपना सिर भी उसकी ओर झुका दिया। क्या यही बात है? क्या इस तरह मैं एक युवती के रूप में अपना दर्जा खो दूंगी? वह मन ही मन आश्चर्यचकित हुई। एक क्षण बाद उसे अपने माथे पर कुछ गर्म दबाव महसूस हुआ, जिससे उसने सहज ही अपनी आंखें खोल दीं। जब उसने देखा कि सुयांग का चेहरा लगभग उसके चेहरे से चिपक रहा था, तो उसका दिल सामान्य से कई गुना तेज धड़कने लगा और उसका चेहरा लाल हो गया। हालांकि इससे पहले कि वह स्थिति के बारे में और सोच पाती, सुयांग ने उसके दिमाग में एक निश्चित तकनीक की जानकारी स्थानांतरित करना शुरू कर दिया, जिससे वह आश्चर्यचकित हो गई। यह है, जू मेंगई ने अब अपने दिमाग में डाली जा रही जानकारी के अलावा किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचा और सब कुछ आत्मसात करना शुरू कर दिया। कुछ मिनट बाद जब उसने सब कुछ उसे बता दिया, तो सुयांग ने अपना माथा उसके सिर से हटा दिया और पीछे झुक गई। फिर वह चुपचाप वहीं बैठ गया और धैर्यपूर्वक उसके सारी जानकारी लेने का इंतजार करने लगा। ठीक 2 घंटे बाद जू मेंगई ने अपनी आंखें खोली, जो गहन रोशनी से चमक रही थीं। स्वर्ग और पृथ्वी को नियंत्रित करना, उसने तकनीक का नाम बुदबुदाया। कुछ क्षण बाद जब वह अंततः अपनी उलझन से बाहर आई, तो उसने चिंतित भाव से सुयांग की ओर देखा। उसकी अभिव्यक्ति देखकर सुयांग मुस्कुराए और शांत स्वर में कहा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा उस तकनीक के लिए कोई मुआवजा मांगने का इरादा नहीं है।
चूंकि मैं आपको सिखाने के लिए सहमत हो गया हूँ, इसलिए मैं ये भी कर सकता हूँ ठीक से। सच, लेकिन ये तकनीक, मैं इतनी कीमती चीज़ मुफ्त में स्वीकार नहीं कर सकता। आप कुछ भी चाहें, अगर मेरे पास शक्ति है तो मैं आपकी मदद करूंगा। यदि आप वास्तव में मुझे वापस भुगतान करना चाहते हैं तो आप कड़ाही को उड़ाए बिना अर्थ एडवांसमेंट पिल बनाकर शुरुआत क्यों नहीं करते? उद्धरण चिन्ह। ठीक है। जू मेंगई बता सकती थी कि सुयांग का वास्तव में अपनी तकनीक के लिए मुआवजा मांगने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन वह फिर भी इसे स्वीकार नहीं कर सकी। उसे वापस भुगतान करने के लिए मैं कुछ तो अवश्य कर सकती हूँ, उसने सोचा। अचानक उसे कुछ एहसास हुआ। ये थोड़ा अजीब है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे अभी तक आपका नाम मिला है। उसने अपने चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा। सुयांग, उसने लापरवाही से जवाब दिया। उसका नाम सुनते ही जू मेंगई की आंखें तेजी से चौड़ी हो गईं, जो एक अंडे के बराबर बड़ी थी, और उसका दिमाग सदमे से लगभग फट गया। उसकी चकित अभिव्यक्ति देखकर सुयांग खुद को रोक नहीं सकी और पूछ बैठी, क्या क्या मेरे नाम में कुछ गड़बड़ है? आखिरकार वह पहली व्यक्ति नहीं है जिसने उसका नाम सुनने के बाद इतनी अतिरंजित प्रतिक्रिया व्यक्त की है। अध्याय 167 आगे बढ़ो, मुझे उसके बारे में और बताओ। हालांकि जब नाइन स्प्रिंग हॉल के नौकर ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अपने उपनाम की बात कही तो सुयांग को पहले से ही कुछ अजीब लगा, लेकिन वास्तव में उन्होंने इस पर सबसे अधिक ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह इस दुनिया में सुयांग का एकमात्र व्यक्तित्व नहीं था। हालांकि जब जू मेंगई ने अपने नाम पर अजीब प्रतिक्रिया व्यक्त की, तब तक इस तरह की कहानी पर बात करते हुए सुयांग को पता चला कि कुछ ऐसा था जो उसे याद आ रहा था। जू मेंगई आश्चर्यजनक भाव से सुयांग को गौरती रही। उस पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वह सुयांग है, अमर परी सुयू का कथित पति। कुलमाता ने यह नहीं बताया कि वह उसका पुत्र था। क्या ऐसा हो सकता है? जू मिंगई ने अपना तारक कारण बनाया। शायद सुयांग अमर परी सुयू का बेटा है, लेकिन किसी भी कारण से उसने उसे अपने पति के रूप में छिपा लिया। वह अद्भुत हुई। इसकी पुष्टि करने का केवल एक ही तरीका है। क्या आप किसी भी संयोग से अमर परी सुयू के बेटे हैं? उसने आशा भरी अभिव्यंजना के साथ उससे पूछा। ऐसा लग रहा था कि वह आश्चर्यचकित होना चाहती थी। अमर परी सुयू, सुयांग ने नाम पर रखा है। उसने अपने पूरे जीवन में कभी किसी व्यक्ति के बारे में नहीं सुना, फिर भी वह किसी तरह इस व्यक्ति का बेटा बनकर सफल हो गया। सुयांग की आश्चर्यजनक अभिव्यक्ति देखकर जू मेंगई के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। आप नहीं हैं, उन्होंने बुदबुदाती रही में धीमी आवाज दी। दुर्भाग्य से, सुयांग ने अपना हिलाया सिर। असंभव, अगर वह उसका बेटा नहीं है तो हम उसकी अलौकिक पृष्ठभूमि और वैज्ञानिक पृष्ठभूमि का वर्णन कैसे कर सकते हैं? जू मेंगई इसे अपने सिर पर लपेटने में सक्षम नहीं थी। फिर उसके दिमाग में एक और विचार आया। क्या होगा अगर वह वास्तव में उसका बेटा है लेकिन इसे स्वीकार नहीं करना चाहता है? आखिरकार अमर परी सुयू बेहद लोकप्रिय है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है अगर वह केवल अलगाव से भागने की कोशिश कर रही है। यह अमर परी सुयू, आप मुझे इसके बारे में क्या और बता सकते हैं? सुयांग ने अचानक अपनी आवाज में रहस्यमयी भाव के साथ सवाल किया। हमनी संदेह। इस प्रकार जू मिंगई ने बिना पीछे हटे सुयांग को इस अमर परी सुयू की किंवदंतियां सुनाना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि हर वाक्य में उसकी प्रशंसा भी की। पहली बार उनसे मिलने के लिए फोर्सिस सीजन मेरी में उनकी यात्रा के दौरान हुई थी। उनकी शक्ल बेहद खूबसूरत थी और उनके बालों का अनोखा रंग और क्रिस्टल जैसी एक अलौकिक अनुभूति दे रही थी, लगभग ऐसी जैसे वह सितारों और चंद्रमा के साथ पैदा हुई थी। माननीय, इस दौरान इस स्थान पर उनके कुछ दिनों के बाद मैं उन्हें मंजूरी देने के लिए उपस्थित होने के लिए सहमत हुआ, और आज भी यह मेरी सबसे बड़ी प्रार्थना में से एक है। जू मेंगई ने छत की ओर सिर करके ऐसी बातें बताईं। एक रहस्यमय अमर जो एक दिन अचानक प्रकट हुआ था। अद्वितीय वास्तुकला, उसके चांदी के बाल और चांदी के उत्पाद हैं। बाहरी खेती से समझे, अज्ञात पृष्ठभूमि, ऐसा लगता है जैसे कोई चंद्रमा पैदा हुआ था। जब जू मेंगई ने कियूयू का जिक्र किया तो सुयांग लगभग जोर से हंसने लगी। तो यह वही है जो वह बिना किसी पर्यवेक्षण के करने में सक्षम है? हो, दिलचस्प है, वह सोचने लगा। दिलचस्प, वास्तव में दिलचस्प। आगे बढ़ें, मुझे उसके बारे में और बताएं। सुयांग मुस्कुराए। जब आप और अधिक सुनने के लिए इतने उत्सुक लगते हैं तो मैं ऐसे अनुरोध को कैसे अस्वीकार कर सकता हूँ? बिल्कुल। जू मेंगई अपनी कहानियों में इतनी खो गई थी कि वह अमर परी सुयू के बेटे के रूप में सुयांग की लगभग पक्की पहचान के बारे में भूल गई थी, और जनता उसके बारे में जो कुछ भी जानती थी उसके बारे में बात करती रही। वह स्पष्ट रूप से अमर परी सुयू की बहुत प्रशंसा करती थी, लेकिन अफसोस उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि सुयांग को ये कहानियां सुनाकर वह उसी व्यक्ति से पंगा ले रही थी जिसकी वह प्रशंसा करती थी। आधे घंटे बाद जब जू मेंगई अपनी सभी कहानियों से थक गई तो उसने कहा, वह मूल रूप से कई लोगों की नज़र में एक वास्तविक देवी है, आप जानते हैं। हालांकि वह पिछले कुछ समय से गायब है। ये लड़की मुझसे ये सब छिपाने की कोशिश कर रही है।
हा 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 हा। सू यांग अब अपनी हंसी नहीं रोक सका और जोर जोर से हंसने लगा। मैं क्या, कुछ गड़बड़ है? उसकी अचानक हंसी से आश्चर्यचकित होकर झू मेंगई ने उससे पूछा। नहीं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। सू यांग ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और कहा, वैसे भी चलो व्याख्यान जारी रखें। अब जब आपके पास उचित तकनीक है तो मैं आपको इस सप्ताह के अंत तक अर्थ एडवांसमेंट पिल में महारत हासिल करा दूंगा। इस सप्ताह का अंत? लेकिन वह 3 दिनों में होगा, उसने चिल्लाकर कहा। उसके लिए इस गहन तकनीक को विकसित करने और एक ही समय में पृथ्वी उन्नति गोली को सही करने का कोई तरीका नहीं है, भले ही उसे 10 साल दिए गए हों, 3 दिनों में तो बहुत कम। इसलिए आपको पहले से ही समय बर्बाद करना बंद कर देना चाहिए, उन्होंने आगे कहा। अपनी स्थिति ठीक करें और जो तकनीक मैंने अभी आपको दी है उसे अपनाना शुरू करें, लेकिन इस बार मैं भी आपकी सहायता करूंगा। झू मेंगई ने सिर हिलाया और कमल की स्थिति में बैठ गई और ध्यान करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। सू यांग उसके सामने चली गई और बैठ भी गई। फिर उन्होंने तकनीक को सुनाना शुरू किया, यहाँ तक कि जैसे जैसे वे आगे बढ़े उन्हें तकनीक के बारे में हर छोटी छोटी जानकारी भी समझाते रहे। क्योंकि तकनीक के लिए गहन समझ की आवश्यकता के बावजूद सू यांग ने इसे समझना बेहद आसान बना दिया था। झू मेंगई इस तकनीक को इतनी तेजी से समझने में सक्षम थी जिसे स्वर्ग विरोधी माना जा सकता था। दोनों वहां पूरे दिन आमने सामने बैठे रहे, 1 इंच भी हिले बिना, लगभग ऐसे जैसे कि वे पत्थर की मूर्ति में बदल गए हों। दिन के अंत तक झू मेंगई लगभग पूरी तकनीक को समझने में सक्षम हो गई थी, कुछ ऐसा जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं था कि यह सू यांग की मदद से भी संभव है। उसने आश्चर्यचकित भाव से उसकी ओर देखा, मन ही मन सोच रही थी कि यदि वह यहाँ एक शिक्षक के रूप में रहेगा तो उनके संप्रदाय का क्या होगा। जिस तरह से उसने उसे व्याख्यान दिया उससे वह बता सकती थी कि एक शिक्षक के रूप में उसके पास निश्चित रूप से अनुभव है, फिर भी वह स्पष्ट रूप से बहुत छोटा है, शायद उससे भी छोटा है। ये लगभग वैसा ही था जैसे किसी समय उसके अपने शिष्य थे और वह आश्चर्य किए बिना नहीं रह सकती थी कि अगर यह सच होता तो वे कैसे दिखते। और यदि वह फोर सीजन्स अकादमी का शिक्षक बनने के लिए सहमत हो जाए तो क्या उनके सभी शिष्य रातों रात कीमिया के दाव में विशेषज्ञ बन जाएंगे? अगर सचमुच ऐसा हुआ तो दुनिया कैसी दिखेगी? चलो एक छोटे से ब्रेक के बाद जारी रखें, सू यांग ने अचानक उससे कहा। जाओ, अगले 2 घंटों तक जो चाहो करो, हम उस समय अपना सत्र फिर से शुरू करेंगे। हाँ, झू मेंगई ने कहा, उसकी आंखें सीखने की उत्सुकता से भरी हुई थीं। अध्याय 168 चौंकाने वाली प्रगति। झू मेंगई के अपने अवकाश के लिए कुछ भी करने के लिए जाने के बाद सू यांग अपनी नई जानकारी के साथ उसे सिखाने के इरादे से कियू के कमरे में चली गई। हालांकि जब उसे पता चला कि वह खेती कर रही है तो उसने अभी भी एकांत अवकाश का निर्णय लिया, जिससे उसका अप्रासंगिक विनाश थोड़ा और बढ़ गया। और पूछताछ उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था। उसने अपने पास कुछ शराब के साथ कोल्ड्रॉन रूम में आराम करने का निर्णय लिया, जबकि वह झू मेंगई की प्रतीक्षा कर रही थी। पवित्र पवित्र चंद्रमा मंदिर में स्थापित समय को याद किया जा रहा था। उसे याद है कि उसके बचपन के दिनों में भी क्यू हमेशा बत्तख की तरह उसका पीछे पीछे का बच्चा रहता था, जहां वह अपने माता पिता का दर्जा रखता था, उसका पीछा करता था। शायद जब वह बच्ची थी तो उसने उसे कुछ ज्यादा ही छोड़ दिया था, जिसके कारण उसे सबसे ज्यादा जुड़ाव महसूस हुआ। सुयू हो, वह बोली बुदबुदाया। इस बीच आपके कमरे में कियू को अचानक अपने स्टो की हड्डी में ठंडक महसूस हुई, जिससे उसे एक पल के लिए खेती करना बंद करना पड़ा। ये कौन सा अशुभ एहसास है? खेती के लिए जल्दी से पहले उसने मन ही मन सोचा। समय तेजी से उड़ गया और 2 घंटे के ब्रेक में केवल 1 घंटे के बाद झू मेंगई सीखने के लिए उत्सुकता के साथ पहले ही काल्ड्रॉन रूम में वापस आ गई थी। मैं वापस आ गया हूँ। झू मेंगई ने तुरंत अपना रोली उठाई और उसके सामने बैठ गई। मैं अब एक अर्थ एडवांसमेंट पिल बनाने की कोशिश करना चाहता हूँ, उन्होंने अचानक कहा और जारी किया। मुझे लगता है कि मुझे अब पिल बनाने की तकनीक के बारे में काफ़ी अच्छी समझ है और मुझे अच्छा लग रहा है कि यह अच्छा होगा परिणाम। सू यांग ने अपनी शुभकामनाएं दी, इसके अलावा और कुछ नहीं कहा। इस प्रकार झू मेंगई ने अंततः अर्थ एडवांसमेंट पिल तैयार करने की उम्मीद में एक और भारी सत्र शुरू किया। पहली नज़र में उसके बारे में कुछ भी नहीं बदला, क्योंकि जिस गति से वह आध्यात्म का निरीक्षण करता है और उन्हें पीसने की गति में रहता है। हालांकि जब उसने स्वर्ग और पृथ्वी को नियंत्रित करने की तकनीक विकसित की, उसके बाद पहली बार जब अज़्योर फ्लेम्स सक्रिय हुआ तो यह स्पष्ट था कि वह कितनी प्रगति की है। उसके पुराने शांत और कोमल लैपटॉप के विपरीत उसका नीला लॉ सू यांग के उन्नत स्पिरिट रिफ्रेशमेंट पिल सेटलमेंट जुलती था। इसी तरह के लैपटॉप ने क्रैकी के पिछले हिस्से को अपनी उंगलियों में ले लिया था, जबकि सू यांग के लैपटॉप ने पूरी कड़ाही को ढक दिया था, जिससे कुछ भी खाली नहीं बचा था। यदि मैट्रियक झू या कोई अन्य कीमिया मास्टर इसे देखने के लिए अभी यहाँ मौजूद है तो उसका निश्चित रूप से आउटगीर से प्रारंभ होना। देखने में ऐसा लगा कि झू मेंगई की अज़्योर फ्लेम्स बहुत तेज और डरावनी हो गई है, लेकिन अगर उन्होंने पहली बार करीब से देखा तो उन्हें पता चला कि न केवल अज़्योर फ्लेम्स को पूर्ण रूप से नियंत्रित किया गया है, बल्कि यह बेहद शुद्ध भी है। सू यांग ने दीवार से झू मेंगई की नई तकनीक को देखा और सिरिया में सहमति व्यक्त की।
अगर वह 4 दिव्य स्वर्गों के अंदर पैदा हुई थी और इस विकसित दुनिया में नहीं थी, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह अब तक एक प्रसिद्ध कीमिया मास्टर होगी, उसने मन ही मन सोचा। कुछ मिनट बाद, सामान्य समय से भी कम समय में, झू मिंगई कढ़ी को गर्म करने में सफल रही, और काम पूरा होने के बाद उसने आंखों से आंखें चुराईं, ऐसी लग रही थी कि उसे अपनी क्षमता पर विश्वास नहीं था हो रहा है। मुझे इस नई तकनीक के बारे में अभी भी बहुत कुछ समझ में आया है, और फिर इस तकनीक को सीखने में मुझे केवल 1 दिन ही लगा है। मेरी गति से भी पिछले रिकॉर्ड से पता चला है, कुछ ऐसा जो हासिल हुआ है मुझे कई साल लग गए। झू मेंगे ने अपनी लार को झुकाते हुए कहा, यह एक दिव्य ग्रेड तकनीक की शक्ति है, कुछ ऐसी है जो अमर ग्रेड से भी आगे निकल जाती है। मुझे कभी भी यह नहीं लगा कि इस तकनीक में बाद में कुछ हो सकता है। क्या हासिल कर पाऊंगी? झू मेंगई खुशी से कांप उठा और उसे इस नई गहन तकनीक के साथ अपने भविष्य के लिए उच्च विशिष्टता प्राप्त हुई। हालांकि ये सब संभव नहीं होता अगर यह उसके लिए नहीं होता। उसने सुयान को सम्मोहक से देखा, उसकी उपस्थिति से तल्लीन लग रही थी। इस समय अचानक उसे याद आया कि वू जिनजिंग ने कुछ समय पहले उससे क्या कहा था। एक दिन, बिल्कुल मेरी तरह, आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जो इस दुनिया के बारे में आपके पूरे दृष्टिकोण को उल्टा पुलट कर देगा, और आप उसके आकर्षण के आगे अपनी तर्क शक्ति खो देंगे। कोई है जो इस दुनिया के बारे में मेरे दृष्टिकोण को आधार बनाकर बताएगा। उसने ऐसा नहीं सोचा था कि उसके जीवन में किसी व्यक्ति ने अपनी किस्मत लिखी है, नहीं उसे विश्वास था कि कभी कोई ऐसी व्यक्तिगत विशेषता होगी जो उसकी तर्क शक्ति खो देगी, लेकिन अफसोस, ऐसा लगता है जैसे भाग्य ने उसके साथ एक रचना की है लेकिन उसका अजीब मजाक बनाया गया है। तो सिस्टर जिनजिंग को ऐसा महसूस हुआ जब वह अपनी किस्मत वाले से मिली। तुम मुझसे क्या चाहते हो? इस तरह का खाना मुझे घुमाते रहे। जल्दी करो और अपनी गोली बनाओ। सुयान की आवाज ने अचानक उसे अपना स्तब्धता से बाहर निकाल दिया। आर सही है, उन्होंने शर्माते हुए चेहरे से कहा। वह अपने विचारों में इतनी डूबी हुई थी कि उसे ये भी एहसास नहीं हुआ कि वह पूरे समय उसके साथ घूमती रही थी। एक बार जब उसने अपना ध्यान बाहर निकाला तो झू मिंगे ने सामग्री को देखा और मन ही मन सोचा, इस बार मैं निश्चित रूप से सफल हो जाऊंगी। इस प्रकार उसने अपने दिमाग में सफलता के विचारों के अलावा कुछ भी नहीं के साथ गोलियां बनाना शुरू कर दिया। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, घंटा बीत गया, लेकिन ऐसा महसूस हुआ मानो झू मिंगई के लिए वे कुछ मिनट के लिए थे, जो एक और विस्फोट का पता नहीं चल सका। सुयांग, जो पूरे समय देख रही थी और पहले से ही परिणामों का अनुमान लगाया जा सकता था, मुस्कुराए और झू मिंगई को बिना कमरे से बाहर देखा गया। कालड्रॉन रूम से प्रस्थान के बाद सुयांग अपने कमरे में वापस चली गई, जहां जियोरोंग अपने हाथों में एक और छात्र को अपनी आंखों के सामने लेटी हुई थी। मालिक, वह इंसान कौन है? उसने अचानक उससे पूछा। सिर्फ एक छोटी लड़की है जो सीखने के लिए उत्सुक है, बिल्कुल तुम्हारी तरह, जियोरोंग, उसने जवाब दिया। वैसे भी आपकी आओ प्रगति देखें। जियोरोंग ने सिर हिलाया और उसे स्क्रॉल सौंप दिया। जब सुयांग ने स्क्रॉल की सामग्री पढ़ी, जियोरोंग ने उसे उम्मीद भरी अभिव्यक्ति के साथ देखा, स्पष्ट रूप से उसके इनाम की प्रतीक्षा कर रहा था। अध्याय 169 सख्त अनुशासन। जियोरोंग द्वारा सभी विद्वानों की जांच के बाद सुयांग ने सिर हिलाया। हालांकि वह अभी भी एक बच्चे की तरह सोचती है, मानव भाषा पर उसका ज्ञान एक प्रतिष्ठित मानव वयस्क से कम नहीं होगा। सुयांग ने कुछ ही दिनों में अपनी प्रगति के नतीजों से उत्साह बढ़ाया था। कम से कम उसे किसी ऐसे व्यक्ति से करने में परेशानी नहीं होगी जो बात वह नहीं करता है। जहां तक उसकी मानसिक स्थिति का सवाल है, जो अब भी एक बच्चा है, तो उसका स्वभाव रूप से विकसित होने के अलावा वह कुछ नहीं कर सकता है। हालांकि फैंग जियोरोंग भी एक कैंटम बिल्ली और सामान्य रूप से एक जानवर है, इसलिए माना जाता है कि उसका विकास बहुत तेजी से होना चाहिए। लेकिन चूंकि उसने अपना पूरा जीवन उजड़ लिया था, अमर गुरुद्वारे में एक अलग अलग परिकल्पना थी, जिसमें एक जीव के विकास के लिए हर चीज की कमी थी। उसकी मानसिक स्थिति बढ़ने के साथ साथ किसी भी अवसर के बिना स्थिर हो गई थी। ये भी एक कारण है कि सुयांग जियोरोंग को ने के लिए नियुक्त किया गया है। वह केवल उसे जंगल में उगाने की अनुमति देने की कोशिश कर रहा है, जहां सभी जानवर सामान्य रूप से बढ़ रहे हैं। अच्छा है, आप मानव भाषा में इतने लंबे समय से हैं कि इसकी पढ़ाई बंद कर दी गई है। पुरस्कार के रूप में आप अगले कुछ दिनों तक बाहरी प्रदर्शन कर सकते हैं, उसने कहा। हालांकि जियोरोंग ने सुयांग की तकनीकी प्रतिक्रिया नहीं दी। आमतौर पर वह खुशी से उछलती हुई झील पर उतर गई और 1 सेकंड भी बिना चुनौती के भाग गया। अब हालांकि वह वहां केवल उसे घूरते हुए खड़ी थी, स्थिति से नाखुश लग रही थी। क्या गलत? उसने उससे पूछा। मैं बाहर नहीं खेलना चाहता हूं, उसने अपनी ओर से असंतोष प्रकट किया। मैं और अधिक अध्ययन करना चाहता हूं और अधिक पुरस्कार प्राप्त करना चाहता हूं। आखिरकार, अगर उसके पास सीखने के लिए कुछ और नहीं है, तो उसका अनुपूरक भी खत्म हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। सुयांग कड़वे चेहरे के साथ मुस्कान। स्पष्ट रूप से उसने केवल पढ़ाई के लिए और कुछ नहीं की अनुमति दी। उन्होंने एक पल बाद कहा, मैं बाद में पढ़ने के लिए कुछ कहना चाहता हूं। अभी के लिए बस जाओ और दिलचस्प करो। हाँ,
हालांकि उसने इस तथ्य को स्वीकार कर लिया था, लेकिन उसने इस तथ्य को स्वीकार करने में स्पष्ट रूप से अनिच्छुक था कि कुछ समय के लिए कोई और पुरस्कार नहीं मिलेगा। जाने से पहले ये रूप में गोल वाली गोल ले लो, सू यांग ने उसे एक गोल दी। और अपने कपड़े वापस पहनना मत भूलना। जियो रोंग ने अपने मुंह में गोली चलाई और निराशाजनक भाव से कपड़े पहने। एक बार जब जियो रोंग चैलेंज के लिए कमरे से बाहर चला गया तो सुयान क्रैकी कमरे में लौट आई, जहां झू मेंगई का ध्यान क्रैकी पर इतना केंद्रित था कि उसके जाने का पता ही नहीं चला। 1 घंटे के इंतजार के बाद कड़ाही कांपने लगी, लगभग भूकंप आ गया। सुयान को अचानक हुई हलचल से कोई परेशानी नहीं हुई, उसे इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि यह विस्फोट हो सकता है और कहीं भी जाकर रुक रही है। कुछ और अवशेषों के बाद झू मेंगई ने अपनी पूरी तरह से ठोस और कड़ी ही पर लाजवाब मारा, जिससे मूडी फ्लाइंग कमरे के किनारे पर चली गई। कड़ाही से तुरंत धूसर स्मोक निकल रहा है। झू मेंगई ने उपलब्धि की भावना से भरपूर एक विस्तृत मुस्कान के साथ कड़ाही से निकलते भूरे धुएं को देखा। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। मैंने ये किया, मैंने सफलतापूर्वक अर्थ एडवांसमेंट पिल बना लिया है, उसने थकते हुए कहा। सू यांग ने कुछ नहीं कहा और कड़ाही के पास पहुंचा और गोली पकड़ने के लिए अपना हाथ अंदर बढ़ाया। एक बार जब उसने अर्थ एडवांसमेंट पिल को कड़ाही से बाहर निकाला तो झू मेंगई को एक छोटी सी गोली दिखाई दी, जिसके चारों ओर कई काले धब्बे बिखरे हुए थे। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। हालांकि अर्थ एडवांसमेंट पिल निम्न गुणवत्ता वाली निकली, लेकिन झू मेंगई के चेहरे पर मुस्कान बनी रही। उसके लिए बस यही मायने रखता था कि गोली कड़ाही को नष्ट किए बिना पूरी हो गई है। हालांकि जब सू यांग ने बोलने के लिए अपना मुंह खोला तो झू मेंगई के चेहरे पर मुस्कान तुरंत आ गई। यह क्या बकवास है? आप इस तरह की चीज को एक गोली नहीं मान सकते, इसे दोबारा करो। उसके कठोर शब्द सुनकर झू मेंगई का जबड़ा जमीन पर गिर गया और उसके दिल में उपलब्धि की भावना तुरंत गायब हो गई। सू यांग ने आगे कहा, स्वर्ग और पृथ्वी को नियंत्रित करने की तकनीक के लिए आपकी वर्तमान समझ के साथ आपको कम से कम इस ग्रेड की एक मध्यम गुणवत्ता वाली गोली बनाने में सक्षम होना चाहिए। झू मेंगई ऐसे शब्दों को सुनने के बाद थकान के बारे में भूल गई और अपने दिल में निराशा को नज़रअंदाज कर दिया और दूसरी अर्थ एडवांसमेंट पिल पर काम करना शुरू कर दिया। मैं बता सकता हूं कि आपने गोली के परिणाम को अंत तक जल्दबाजी में लिया, इसलिए यह बेकार गोली है। अपना समय लें और इस बार इसे ठीक से करें। दरअसल झू मेंगई ये देखने के बाद बहुत घमंडी हो गई थी कि शुरुआत में गोली का सेवन करना कितना आसान था। मुझे खेद है, इस बार मैं इसे ठीक से करूंगी, उसने आह भरते हुए कहा। उसे इस बात का पछतावा हो रहा था कि उसने जल्दबाजी की और उसे प्रभावित करने का मौका खो दिया, यहाँ तक कि उसे उससे डांट भी खानी पड़ी। कुछ समय बाद झू मेंगई ने तैयारी पूरी कर ली और एक बार फिर से गोली बनाना शुरू कर दिया। हालांकि इस बार उसने अपना समय लिया और कोई भी जल्दबाजी नहीं की। कुछ घंटों बाद जे मेंगई के सामने कड़ाही फिर से कांपने लगी। झू मेंगई ने तुरंत कड़ाही से ढक्कन हटा दिया और धुआं निकलने का इंतजार करने लगी। इस बार धुआं लगभग काला था, जिसका अर्थ है कि वह पिछली गोली की तुलना में अधिक अशुद्धियों को शुद्ध करने में कामयाब रही थी। एक बार जब गोली कड़ाही से बाहर निकाली गई तो झू मेंगई के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। एक मध्यम गुणवत्ता वाली गोली। उसने गोली को ऐसे देखा जैसे यह उसका बच्चा हो। हालांकि पिछले प्रयास की तुलना में इसमें 2 घंटे अधिक समय लगा, फिर भी वह निम्न गुणवत्ता वाली गोली को मध्यम गुणवत्ता वाली गोली में बदलने में सफल रही। सू यांग ने सिर हिलाया और कहा, आप अगले 2 दिनों तक वही गोली बनाते रहेंगे जब तक कि गोली में अशुद्धियों का एक कण भी न रह जाए। यदि आप तब तक इसे पूरा नहीं कर सकते तो आप वापस आने के बारे में भूल सकते हैं। झू मेंगई ने डरी हुई दृष्टि से उसकी ओर देखा और कहा, आप चाहते हैं कि मैं 2 दिनों में एक दोषरहित गुणवत्ता वाली गोली बनाऊं? यह अनुचित है, तुम्हें लगता है यह अप्रभावी है? सू यांग ने कोल्ड स्वर में कहा, तो फिर तुम अभी चलो और वापस मत आना। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। झू मेंगई ने अपने मोमेंटकेट और शांत चेहरे के साथ कहा, ऐसा लग रहा था कि उसने अपनी चुनौती स्वीकार कर ली है। मेरे पास सामग्री समाप्त हो गई है, मैं और भी सामग्री वापस लेकर आऊंगा। सू यांग ने कहा, ये तो कुछ और ही है। अध्याय 170 निरर्थक प्रयास। अगले कुछ दिनों के लिए पर्याप्त अर्थ एडवांसमेंट पिल्स बनाने के लिए अपनी स्टोरेज रिंग में पर्याप्त सामग्री भरने के बाद झू मेंगई सू यांग के रहने वाले क्वार्टर में लौटने से पहले खुद को साफ करने के लिए आगे बढ़ी। एक बार जब वह कालड्रॉन कक्ष में प्रवेश कर गई तो झू मेंगई ने कोई समय बर्बाद नहीं किया और तुरंत गोलियां बनाना शुरू कर दिया। समय तेजी से बीत गया और ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी आंखें झपकी। पूरा दिन बीत गया। पहले दिन झू मेंगई बिना किसी असफलता के 4 अर्थ एडवांसमेंट पिल बनाने में कामयाब रही, लेकिन वे सभी मध्यम गुणवत्ता वाली निकली और बहुत सारी हेवन ग्रेड गोलियां बनाने से हुई थकान के कारण आखिरी वाली निम्न गुणवत्ता वाली थी। एक बार पहला दिन समाप्त होने के बाद झू मेंगई ने जगह नहीं छोड़ी और इसके बजाय कालड्रॉन रूम में सोने का फैसला किया, यहाँ तक कि सू यांग के घर को भी ऐसा माना जैसे कि यह उसका अपना घर हो।
बेशक वह अभी भी सू यांग के अलावा इस घर में रहने वाले 2 अन्य लोगों से अनजान है और उसे गलत धारणा है कि वे दोनों एक ही रहने वाले क्वार्टर में एक साथ रह रहे हैं। हे, अगर हम पति पत्नी के रूप में एक साथ होते तो क्या ऐसा ही महसूस होता? जू मेंगई ने बाथरूम में खुद को धोते हुए दिवास्वप्न देखा। इस बीच सू यान के कमरे के बगल वाले कमरे में कियूयू ने अपना साधना सत्र पूरा करने के बाद अपनी आंखें खोलीं। हाँ, कियूयू ने जैसे ही खेती पूरी की उसने खुद से आह भरी। वह परिणामों से निराश लग रही थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं खुद को प्रोत्साहित करने की कितनी कोशिश करता हूँ, यह इस तथ्य को नहीं बदलेगा कि मेरे साधना स्तर के किसी व्यक्ति के लिए इस दुनिया में साधना करना व्यर्थ है। इस दुनिया में गहन क्यूई इसे खत्म नहीं कर पाएगी। यहाँ तक कि मेरी बेहतर खेती तकनीक के साथ गुणवत्ता इतनी खराब है कि मेरे लिए इसका कोई उपयोग नहीं हो सकता है। लगातार दर्जनों घंटों की खेती के बाद भी उसकी खेती में बमुश्किल कोई सुधार हुआ। इस दर पर भले ही वह 100 वर्षों तक बिना किसी आराम के साधना करती रहे, फिर भी उसके पास अगले स्तर तक उसकी सफलता का समर्थन करने के लिए पर्याप्त गहन क्यूई नहीं होगी। अगले स्तर की बात तो दूर, हालांकि उसके पास अभी भी संसाधनों का एक समूह है जिसे वह प्रोफाउंड क्यूई के लिए अवशोषित कर सकती है। ऐसे तरीके केवल कुछ ही समय तक चलेंगे जब तक कि वह उनसे बाहर न निकल जाए। दूसरे शब्दों में, चाहे वह कितनी भी खेती करे या संघर्ष करे, उसके सभी प्रयास व्यर्थ होंगे। स्वर्ग इतना क्रूर क्यों होना चाहिए? क्या मैंने अपने पिछले जीवन में उन्हें अपमानित करने के लिए कुछ किया था? बिस्तर से उतरने और ताजी हवा में सांस लेने के लिए कमरे से बाहर निकलने से पहले उसने फिर से आह भरी। हालांकि जैसे ही वह अपने कमरे से बाहर निकली, कियूयू की भौहें हैरानी से ऊपर उठ गईं। इस जगह के बारे में कुछ अजीब था। बाथरूम में एक ऐसी उपस्थिति थी जिसे वह पहचान नहीं पाई थी। और अपनी स्पिरिट सेंस का उपयोग करते हुए कियूयू ने बाथरूम में झांका। कुलमाता की बेटी, वह इस जगह पर क्या कर रही है? यहाँ तक कि ऐसे नहा भी रही है जैसे यह उसका अपना घर है। कियूयू ने तुरंत पहचान लिया कि जू मेंगई मात्र प्रधान जू की बेटी है। आखिरकार वह पहले भी यहाँ आ चुकी है और कुछ समय पहले उससे बात भी कर चुकी है। अचानक उसे किसी और की उपस्थिति का एहसास हुआ। कियूयू ने पीछे मुड़कर देखा तो दूर खड़ी सू यांग सिकुड़ी आंखों और रहस्यमयी मुस्कान के साथ उसे घूर रही थी। उसकी आंखों में काफी भयानक लग रहा था। यह क्या है? उसने अपने हृदय में एक अशुभ भाव उभरते हुए उससे पूछा। कुछ नहीं, सू यांग ने लापरवाही से कहा। उसे इस तथ्य का पता नहीं चलने दिया कि वह उसका रहस्य जानता है। दरअसल वह देखना चाहता था कि वह इस रहस्य को उससे छुपाने के लिए कितनी देर तक और कितनी मेहनत करने को तैयार रहेगी। मुझे आप पर विश्वास नहीं है, कियूयू ने आंखें सिकोड़कर कहा। अचानक उसने जू मेंगई के बारे में सोचा और उसे यहाँ आने का एकमात्र कारण समझ में आया। मुझे नहीं पूछना चाहिए था। कियूयू ने अपना सिर हिलाया और कहा, तो होली स्वॉर्ड अकादमी की वह लड़की आपके लिए पर्याप्त नहीं थी? हो, मुझे उन दोनों के लिए बुरा लग रहा है। क्या? सू यान की अभिव्यक्ति तेजी से बदल गई। मैंने उसे नहीं छुआ, नहीं मेरी ऐसी कोई योजना है। चिंता मत करो, अगर तुम ऐसा करोगे तो भी मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, इस बिंदु पर नहीं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। सू यांग अवाक थी। फिर कियूयू ने आगे कहा, अरे, मैं अपनी खेती के आधार में सुधार करना चाहता हूँ, लेकिन स्पष्ट कारणों से यह 1 इंच भी नहीं हिलेगा। मुझे क्या करना चाहिए? आप अपने पिछले जीवन में एक अमर थे, है ना? उसने उससे एक अमर से सलाह मांगने का फैसला किया। उसका प्रश्न सुनकर सू यांग हंसी और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वास्तव में मैं एक अमर थी। हालांकि यदि आप जानते हैं कि मेरा क्या मतलब है, तो मैंने शायद ही कभी सामान्य रूप से खेती की हो। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। कियूयू निःशब्द हो गया। हालांकि जैसा कि कहा जा रहा है, आपकी साधना पद्धति और मेरी साधना पद्धति में समानताएं हैं। ठीक उसी तरह जैसे आप हवा में पर्याप्त गहन क्यूई के साथ सुधार नहीं कर सकते, मैं अपनी साधना का आधार नहीं बढ़ा सकता यदि मेरे सभी भागीदारों के पास कम साधना आधार है। यदि हम इस दुनिया में अपेक्षा से अधिक समय तक रहते हैं, तो मेरी साधना का आधार अंततः उस बिंदु पर पहुंच जाएगा जहां मैं इस दुनिया की सभी युवतियों के साथ खेती करने पर भी सुधार नहीं कर पाऊंगा, और यह एक ऐसी समस्या है जिसे मैं भी ठीक नहीं कर सकता। हालांकि मैं इसे रोकने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए अभी के लिए जब तक हम 4 दिव्य स्वर्गों में वापस नहीं लौट आते तब तक धैर्य रखें। उनकी बातें सुनने के बाद कियूए ने अंदर ही अंदर आह भरी। यदि वह ईमानदार है तो वह अपने खेती के आधार की कम परवाह नहीं कर सकती। वह अपने खेती के आधार को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। इसका एकमात्र कारण यह है कि वह उसके साथ खेती कर सके। उसके साथ सोने के लिए इतनी बेताब होने के लिए मुझे भी किसी प्रकार का विकृत होना चाहिए। उसने मन में सोचा। मैं कुछ देर ताजी हवा के लिए बाहर जा रही हूँ, उसने अचानक उससे कहा। कुछ समय बाद जू मेंगई एक ताज़ा अभिव्यक्ति और एक साफ शरीर के साथ बाथरूम से बाहर आई, जिससे एक मीठी सुगंध आ रही थी। आओ इसे करें। जब वह कालड्रॉन कक्ष में लौटी तो उसने खुद को प्रोत्साहित किया। आज उसके लिए एक दोष गुण वाली गोलियां बनाने का आखिरी दिन है, अन्यथा वह अब नहीं और एक विद्वान है जिससे उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।
जैसे ही उन्होंने कालड्रॉन कक्ष में प्रवेश किया, झू मिंगई ने आज तक एक दोषरहित क्वालिटी वाली गोल बनाने के इरादे से अर्थोन्नति पिल बनाना शुरू कर दिया।